बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम चैप्टर नंबर 8 का एक अहम टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन पढ़ने लगे हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ऐसा अमल जिसमें एक गैर क़याम पज़ीर एलिमेंट जो है वो कुछ रेडिएशंस इमिट्स करने के बाद क़याम पज़ीर एलिमेंट में जो है वो तब्दील हो जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो गैर क़याम पज़ीर होते हैं, यानी कि अनस्टेबल होते हैं। तो जैसे ही उनमें से कुछ रेडिएशंस जो है वो इमिट होती हैं तो वो क़याम पज़ीर यानी कि स्टेबल न्यूक्लियाई में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो गैर क़याम पज़ीर होते हैं या रेडिएशन जो है वो इमिट करते हैं उनको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और जो क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई में तब्दील हो जाते हैं उनको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। तो अब हम चलते हैं मसावात से जो है वो उसको क्लियर करते हैं कि उनमें से जब रेडिएशंस जो है वो इमिट होती हैं तो जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसके एटॉमिक नंबर या मास नंबर के ऊपर जो है वो क्या क्या इफ़ेक्ट पैदा होते हैं। अब इनमें से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होती है अल्फ़ा, दूसरी होती है बीटा और तीसरी होती है हमारे पास गैमा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल की तरफ कि जब किसी अनस्टेबल न्यूक्लियाई से जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं इमिट होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो क्या असर पड़ता है। देखें, जब किसी भी एलिमेंट से जो ये हमारे पास जो है वो पेरेंट न्यूक्लियाई है जो कि अनस्टेबल है, जब इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो इमिट होते हैं तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होते हैं, यानी कि उनका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास जो है वो 4 होता है। अब किसी भी एटॉमिक नंबर से जब 2 एटॉमिक नंबर चले जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह उसके एटॉमिक मास में जो है वो 2 नंबर्स का डिक्रीज़ होगा। अब एक एलिमेंट है जिसमें से हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो इमिट हो गया है, वो क्या है हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल। तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 का डिक्रीज़ होगा और इसी तरह जो एटॉमिक मास है उसमें से 4 नंबर जो हैं वो डिक्रीज़ होंगे। अब देखिए, हमारे पास रेडियम जो है वो एक एलिमेंट है, जब वो क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई में तब्दील होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में जो है वो 2 नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। इसी तरह एटॉमिक मास जो इसका 226 था उसमें क्या होगा, 4 नंबर का जो है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं उनका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है और इसी तरह एटॉमिक मास जो है वो 4 है, और इसी तरह हमें प्लस एनर्जी भी हासिल होगी। जब बीटा पार्टिकल जो है वो इमिट होते हैं तो उसका जो एटॉमिक नंबर है उसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक प्लस हो जाएगा, क्योंकि बीटा के ऊपर जो है वो -1 चार्ज होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके बराबर होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से खारिज हो जाएगा तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो एक इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब देखिए, हमारे पास जो पेरेंट एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो उसके एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगी, 1 नंबर की इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि 1 नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बीटा के ऊपर क्या है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। और इसी तरह इस प्रोसेस में भी क्या होगी, हमें एनर्जी हासिल होगी। अब हमारे पास देखें, कार्बन है हमारे पास 614, तो जैसे ही उसमें से बीटा जो है पार्टिकल इमिट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है 7, और 14 जो है वो उसका एटॉमिक मास सेम रहता है, और इसी तरह हमें नया पार्टिकल नाइट्रोजन जो है वो एलिमेंट हासिल हो जाता है। इसी तरह प्लस हमें क्या हासिल होती है, एनर्जी भी हासिल होती है। इसी तरह जब गेमा पार्टिकल्स जो है वो इमिट करते हैं तो गेमा पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल है, इसमें जस्ट हमें क्या होती है, एनर्जी हासिल होती है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसी वजह से उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है पेरेंट न्यूक्लियाई का सेम रह जाता है। जैसे देखें, कोबाल्ट हमारे पास था, तो जैसे ही यहाँ से गेमा
रेडिएशंस जो इमिट हुई हैं उसने उसके ना ही एटॉमिक नंबर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट छोड़ा है और ना ही उसका एटॉमिक मास जो है इंक्रीज़ हुआ है और ना ही डिक्रीज़ हुआ है। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो हीलियम के न्यूक्लियस के बराबर होते हैं, और इस तरह बीटा पार्टिकल्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जो गैमा पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो जस्ट हमें क्या हासिल करते हैं, उनसे एनर्जी हासिल करते हैं। अब हम इन पार्टिकल्स की, जो पार्टिकल्स जो गैर क़याम पज़ीर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उससे इमिट होते हैं, उनकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ या उनकी जो नेचर है उसको डिस्कस करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट्स होते हैं और कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनकी कुछ खसूसियात की वजह से वहाँ से बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, और कब जो है वो गैमा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें से जो है वो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो इमिट करते हैं, और ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पे मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर जो है वो हमने अभी डिस्कस किया है कि 2 होता है, और एटॉमिक मास जो है वो 4 होता है, और इस तरह इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो 2e यानी कि पॉजिटिव 2 चार्ज होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स ऐसे एलिमेंट्स से इमिट्स होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो गैर क़याम पज़ीर होते हैं, और इसी तरह इसके ऊपर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर जो है वो चार्ज होता है। और इसी तरह जो हमारे पास गैमा पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी कि एनर्जी के जो है वो पैकेट्स की सूरत में ये एनर्जी जो है वो खारिज होती है, और इनका जो है वो जो वेवलेंथ होता है वो लेस होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। अब इन पार्टिकल्स की जो है वो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करते हैं जो डिपेंड करती हैं इनके मास के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास है आयोनाइजेशन पावर, और इसी तरह बाद में डिस्कस करते हैं हम इसकी पेनिट्रेटिंग पावर। जिस तरह आयोनाइजेशन से क्लियर है कि ये पार्टिकल जो है वो किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मेटल को आयोनाइज किस तरह करते हैं, या किसकी पावर जो है वो आयोनाइजेशन ज़्यादा होती है, अल्फ़ा की, बीटा की, गैमा की। अब अल्फ़ा पार्टिकल इन तमाम पार्टिकल में से जो है वो मासिव है, यानी कि इसका मास जो है वो बीटा और गैमा पार्टिकल दोनों पार्टिकल से जो है वो ज़्यादा है, और जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी आयोनाइजेशन पावर जो है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा की आयोनाइजेशन पावर जो है वो बीटा और गैमा दोनों से जो है वो ज़्यादा है। अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन बीटा एंड गैमा। इसी तरह बीटा की आयोनाइजेशन जो है वो गैमा पार्टिकल से ज़्यादा होती है। अब आ जाते हैं हम पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब ये है कि किसी चीज़ में घुसने की सलाहियत जो है वो कितनी है, ये पार्टिकल्स जो है वो किस तरह और कितनी दूर तक जो है वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, या ज़्यादा फासले तक जो है वो किसी मेटल में घुस सकते हैं। तो जो रेडिएशंस जो है वो कम मासिव होती हैं, यानी कि उनका जो मास होता है वो कम होता है, उनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। अब हमने देखा है कि अल्फ़ा जो हमारे पास मौजूद है उसके मास एज़ कम्पेयर टू बीटा एंड गैमा जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से उसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो इन सब से कम है। अब सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर गैमा की है, उसके बाद जो है वो बीटा की, और उसके बाद जो है वो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल्स की, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का मास जो है वो इन दोनों से ज़्यादा है, फिर बीटा पार्टिकल का मास है, और इसी तरह ही गैमा पार्टिकल का मास जो है वो इन सब से लेस है। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ थी आयोनाइजेशन पावर और इसी तरह पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये हमारा टॉपिक एंड हुआ। इस टॉपिक को सम अप करते हैं। ट्रांसम्यूटेशन इज़ द प्रोसेस इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्ट्स इन stable nuclei, and the stable nuclei are called daughter nuclei, and the unstable nuclei यानी कि गैर क़याम पज़ीर एलिमेंट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, पेरेंट एलिमेंट कहलाते हैं। अब इनसे 3 किस्म की जो है वो रेडिएशन इमिट होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड
गैमा पार्टिकल। अल्फ़ा जो है वो हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है, उसके ऊपर 2e चार्ज होता है। इस तरह बीटा के ऊपर जो है वो -1 चार्ज होता है, और गेमा जो है वो हमारे पास न्यूट्रल रेडिएशन होता है। और इसी तरह ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास आयोनाइजेशन और पेनिट्रेटिंग पावर, कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन पावर जो है वो अल्फ़ा की होती है, और इसी तरह सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो गैमा पार्टिकल्स की या गैमा रेडिएशंस की होती है।